हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 6th क्लास का 3rd चैप्टर एनसीईआरटी का। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पेज नंबर 48 में है। आप लोग उसको बढ़िया तरीके से देखिएगा कि कौन से टॉपिक को हम लोग पढ़ा रहे हैं। और टॉपिक का नाम हमने लिख दिया है गुणनखंड और गुणज। इसके बारे में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। अगर आप नहीं जानते हैं, ट्यूटर हैं, पढ़ाने में दिक्कत है, तब भी इस टॉपिक को देख सकते हैं। स्टूडेंट है तो देखना बहुत ज़रूरी है। और कंपटीशन के लेवल में आ चुके हैं, कंपटीशन फेस करने जा रहे हैं और आपकी प्राइमरी जो शिक्षा है वो थोड़ी सी वीक है, थोड़ा कमज़ोर है, तो इस टॉपिक को देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए लेट न करते हुए इस छोटे से टॉपिक को बढ़िया तरीके से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गुणनखंड के बारे में समझते हैं कि गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड, देखिए गुणनखंड जो आपको दिखाई दे रहा है, नाम से इसका सबसे बड़ा चीज़ है कि नाम से इसका हम लोग समझिए कि परिभाषा निकाल सकते हैं। नाम से इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। गुणन का खंड, अगर कोई आप अंक लेते हैं, कोई आप संख्या लेते हैं, ध्यान से समझने का मेरे भैया, बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन छोटी चीज़ को भी ध्यान से समझिएगा तो ज़िंदगी भर के लिए माथा में बैठेगा, है ना। तो माथा के बाहर से बाउंस मारेगा, उसके बाद थोड़े दिन पढ़ेगा, फिर कूदते रहो कि सर क्या पढ़े थे। गुणनखंड लिखा है मेरे भाई, इसका मतलब हुआ खंड। हुआ खंड का मतलब टुकड़ा, मतलब किसी भी संख्या को लेंगे, किसी अंक को लेंगे और उसको कितने भाग में हम खंडित कर सकते हैं। लेकिन खंडित करने में ये दिमाग होना चाहिए, ये वहाँ पे समझ होनी चाहिए कि इसका मान में परिवर्तन न हो। अब मैंने तो बोलने के लिए बोल दिया, तेरे को समझ में नहीं आया मेरे भाई। तो सबसे पहले मैं समझा रही है कि किस तरीके से इसको पढ़ेगा और समझेगा, ताकि माथा के अंदर और भेजा के अंदर जाके बैठ जाए। तो सबसे कोई एग्जाम्पल ले लो, 6 एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो 6 हमने ले लिया, तो 6 को हम लोग मतलब समझिए खंडित करेंगे। और कितने तरीके से खंडित करेंगे ताकि 6 का 6 ही रहे, उसका मान नहीं बदलना चाहिए। जैसे यहाँ 6 दिख रहा है तो 1 से चालू करेंगे। अब देखो एक चीज़, गुणनखंड और गुणज में अंतर है। क्या अंतर है? गुणनखंड हमेशा फिक्स होता है, फिक्स है, 10 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे। गुणज जो होता है अनंत होता है। जब गुणज के बारे में हम बताएंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, घबराइए मत। 6 को सबसे पहले 1 से स्टार्ट करिए। जैसे 1 में 6 से हम गुना करेंगे, 1 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 6 मिलेगा कि नहीं? 6 मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। हम 6 के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़िएगा कि 6 मिलेगा? तो 3 बार पढ़ेंगे तो 6 मिल जाएगा। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 का, 1 का पढ़ा, 2 का पढ़ा, 3 का पढ़ेंगे तो 6 आएगा। 3 का भी पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा। कितना बार? 2 बार। 4 का पढ़ेंगे तो 6 नहीं आएगा। 4 का 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 6 नहीं आया तो 6 नहीं है तो छोड़ देंगे उसको। 5 का नहीं आएगा। 6 का तो 6 आएगा। 1 बार पढ़ेंगे। इसका मतलब हुआ कि 6 को इतने रूपों में लिखा जा सकता है। इतने रूपों में लिखने पर 6 के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है और ये पूरी की पूरी संख्या है, पूर्ण संख्या के रूप में है। माने 6 है, ये भी पूर्ण संख्या 1 है। मैंने कहने का मतलब बटा के रूप में भी 6 को हम लोग लिख सकते थे, ठीक है, फ्रैक्शन के रूप में, लेकिन वो तरीका अभी नहीं पढ़ना है। अभी खाली समझिए कि संख्या पूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। 1, 2, 3, 4 इस रूप में। तो आप कह सकते हैं 1 जो है, 2 जो है, 3 जो है और 6 जो है, ये सारे के सारे गुणनखंड को व्यक्त करते हैं। और किसके गुणनखंड? 6 के गुणनखंड। तो ये 4 हो गए 6 के गुणनखंड। अब इसकी वैल्यू तो फिक्स हो गई, क्योंकि 6 के कितने गुणनखंड है? तो 4। इसको आप विभाजक भी कह सकते हैं, ठीक है, विभाजक। विभाजक क्या होता है? माने इन संख्याओं से 6 में पूरा भाग लग जाए। अगर 1 से भाग दोगे तब भी कटेगा, 2 से भाग दोगे तब भी कटेगा, 3 से भाग दोगे तब भी कटेगा, 6 से भाग दोगे तब भी कटेगा, कंप्लीट कटेगा। ये नहीं होगा कि उसमें पॉइंट में कुछ आ गया। तो इसको कह सकते हैं यहाँ कि विभाजक है। तो जो इसका गुणनखंड हुआ वो इसका विभाजक भी हुआ, पूर्ण का पूर्ण कट गया। दूसरा एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, उसको बनाइए, देखा जाए कि ये इसके कितने गुणनखंड मिल रहा है। क्वेश्चन आ भी सकता है कि 17 के कितने गुणनखंड होते हैं, 18 के कितने गुणनखंड। चलो 18 ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। 18 एग्जाम्पल, 18 का अगला हम लोग बना के देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, 1 से स्टार्ट करेंगे। कितने से स्टार्ट करेंगे? 1 से। तो 1, 2, 3, पहले 1, 18। 1 से 18 में गुना करेंगे मेरे भाई, 18 मिलेगा। 2 से गुना करके देखो कितना बार में, 2 का 2 4, इस तरह से पढ़ते जाएगा। 9 बार पढ़ेगा तो 18 मिलेगा, कोई दिक्कत? फिर 3, देखो 1 लिया, 2 लिया, अब 3। तो 3 को हम लोग कितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे? तो 3 को 6 बार पढ़िए, 3 6 18,
ठीक है। 4 से नहीं होगा, 5 नहीं होगा, पढ़ के देख लो। 5 का पहाड़ा पड़ेगा तो उसमें नहीं आएगा, पढ़ के देख लो। 6 का, चलो 6 का 3 बार आ जाएगा मेरे भाई, 7 का नहीं आएगा, 8 का नहीं आएगा, 9 का आएगा, 9 का 2 बार 18, फिर 10 का 11 का 12 का 13 का 14 का 15 का, ठीक है। पढ़ते रहेगा, नहीं आएगा, कब आएगा? फिर वो लास्ट में 18 का, बीच में पढ़ के देख लेना मेरे भाई, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि इतना ही इसका गुणनखंड है। 18 के इतने गुणनखंड हो गए, कितने? तो 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 6 हो गए, 9 हो गए, 18। तो ये इतने गुणनखंड, चाहे कह सकते हैं 18 के ये विभाजक है। माने इन संख्याओं से आप 18 में जब भाग दीजिएगा तो 18 पूरा का पूरा कटेगा, तो आप कह सकते हैं ये 18 के क्या है? विभाजक है। मुझे लगता है ये छोटी सी चीज़ है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको मैं मिटा रहा हूँ, और आप चलते हैं गुणनखंड के बाद कहाँ पे? गुणज पे। स्क्रीनशॉट लो मेरे भाई, मिटा रहे हैं, ठीक है। चलो मिटाते हैं, मिटा दें, चलो। गजब हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं मेरे भाया गुणज के बारे में। गुणज मल्टीपल। अब गुणज क्या है? गुणज, गुणा किया जाए, जिससे गुणा कर सकते हैं। समझिए कि पहाड़ा एक तरह से किसी भी अंक के बारे में हम लोग डिस्कस करें, किसी भी अंक के बारे में पढ़ें, तो पढ़ने के बाद अगर उसका पहाड़ा जो पढ़ते हैं वो जहाँ तक मन करे वहाँ तक आ सकता है, उसका गुणज होता है। जैसे 5 का, तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे ना, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 का 20, इस तरह से आते जाएगा। और पूछें कहाँ तक आएगा, तो ये श्रीमान अनंत तक आएगा, इसको अनंत बोलते हैं, ठीक है। इसे जो है 8 है, मतलब सूतल 8 नहीं है, 8 है, ठीक है। तो अनंत है, ठीक है। तो 5, 10, 15, 20, 5 का जो पहाड़ा हो रहा है और एकदम अनंत तक जा रहा है, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं कि ये 5 का गुणज है, ठीक है। जैसे हमने इसके पहले लिया था क्या? 6 लिया था, शायद 6 लिए थे, ठीक है। तो उसमें क्या था? 3 या 4 जो भी गुणज आए हुए, फैक्टर्स आए हुए थे, गुणनखंड आए हुए थे, वो सीमित था। 6 का फैक्टर्स कितना था मेरे भाई? 6 का गुणनखंड कितना था? 4 ही ना था, ठीक है। 1 से 6 में गुना किए तो 6 आया था, 2 से 6 में 3 में गुना किए तो 6 आया था, फिर 3 से गुना किए थे 2 में तो 6 आया था, 6 से गुना किए थे 1 6 आया था। इसका मतलब हुआ कि 4 ही फैक्टर्स मिले थे, 4 ही गुणनखंड मिले थे। लेकिन अगर कहा जाए कि 6 के गुणज कितने, तो कितने भी हो सकते हैं, अनंत तक जा सकते हैं। जितना पहाड़ा पढ़ते रहो, 6 का 6, 14 दूनी 12, 14 18, 6 भाई टिची अनंत, कोई दिक्कत? इसका मतलब होएगा कि 6 हो या 5 हो या कोई भी अंक हो, उसके गुणज जो होते हैं वो अनंत तक जा सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। अपरिमित हो सकता है, लेकिन गुणनखंड का सीमा हो सकता है। तो आप दोनों में फर्क समझ गए होंगे कि गुणनखंड क्या होता है, गुणज क्या होता है। गुणज का अर्थ होता है जो अंक है उसको पहले 1 से गुना किए, फिर 2 से गुना किए, फिर 3 से गुना किए, 4 से गुना किए, करते गए जो अंक मिल रहा है उसको गुणज में रखेंगे। और कोई गुणनखंड हो रहा है, इसका मतलब संख्या जो भी मिल रही है उसको 1 से 2 से 3 से गुणा करके देखेंगे कि कितना से कंप्लीट भाग लग रहा है, चाहे गुणा करने के बाद वैल्यू आ रहा है, उसको कहेंगे हम गुणनखंड। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब इसमें एक और चीज़ पर ध्यान देते हैं कि संपूर्ण संख्या क्या होती है। संपूर्ण संख्या, अब आपसे कोई पूछ दे क्वेश्चन कि संपूर्ण संख्या क्या है, छोटा चीज़ जरूर है, लेकिन नहीं जानते होंगे तब बता नहीं पाइएगा। तो इसलिए कहते हैं कि हर छोटी छोटी चीज़ को जानिएगा तो आपके पास परफेक्ट ज्ञान होगा। ऊपर झापर भागिएगा कि ये जान गए, ये जान गए, ये जान गए, उसमें तो फिर काम गड़बड़ होने वाला है। संपूर्ण संख्या क्या होती है? इंग्लिश हो जाती है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, ठीक है। परफेक्ट नंबर क्या होता है? जैसे कोई भी हम अंक लेते हैं, अंक का गुणनखंड निकालते हैं और गुणनखंड निकालने के बाद जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद ली गई संख्या से अगर दुगुना आ जाता है तो कहते हैं परफेक्ट नंबर है। बोलने के लिए मैंने बोल दिया, सुनने के लिए आप लोगों ने सुन लिया, माथा के अंदर कुछ नहीं घुसा। तो चलिए यहाँ पे आते हैं बोर्ड पे, ठीक है। बोलेंगे उसको क्या बोल दिया, बार समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो समझेगा तो समझ में आएगा। जैसे मान लो 6 हमने लिया था, इसके पहले 6 लिया था। अब 6 के हमने कहा कितने गुणनखंड, तो हमने क्या बताया था? 1 2 3 6, ठीक है। तो 1 थे, 2 थे, 3 थे, 6। 6 के जो गुणनखंड मिले थे वो 4 मिले थे। एक मिला था, एक 2 मिला था, एक 3 मिला था, 6 मिला था, ठीक है।
अब इसको जोड़ेंगे, जोड़ के देखो तो ठीक है, इसको जोड़ के देखो 1 + 2 + 3 + 6 जोड़ो, ये हो गया 3 3 3 6 6 अच्छा 12 हो गया। इसका मतलब हुआ कि 6 का हमने गुणनखंड जो लिया था उसको जब जोड़ा तो 12 आया, अर्थात लिए गए अंक से जो लास्ट में जो संख्या मिला वो दुगना मिला। ध्यान से देखो, जो अंक लिए हैं उस अंक का हमने गुणनखंड निकाला, गुणनखंड को हमने जोड़ा तो जो अंक मिला वो ली गई संख्या का दुगना था। तो इस प्रकार से कोई भी संख्या मिले तो उसको कहेंगे संपूर्ण संख्या है। फिर से समझ लीजिए, किसी संख्या के गुणनखंड के योग के बाद जो संख्या मिले और वो संख्या पहली संख्या से दुगनी हो तो कहा जाएगा यह संख्या जो है संपूर्ण संख्या को व्यक्त करती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मेरे भाई? कोई संख्या लिए, गुणनखंड निकाले, जोड़ दिए, जोड़ने के बाद जो संख्या मिली वो पहली संख्या के दुगनी थी तो कहा जाएगा संपूर्ण संख्या थी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।